वर्तमान सेवाओं की मार्केटिंग में नए युग की सेवाओं से लेकर और पुराने समय की सेवाएं सभी तक सभी तरह की सेवाएं आती हैं। सेवाएं का मतलब क्या होता है? सेवाओं का मतलब ये होता है कि कोई सामान जहाँ पे ना हो, कोई माल ना हो, आप कोई एक सेवा दे रहे हैं और उसके एवज में आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कोई लॉयर है, कोई सीए है, कोई अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि और किसी तरह की सेवा देती, कोई थेरेपिस्ट है। तो ये सारे जो हैं, ये क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं और इनमें जो लोग काम करते हैं वो सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग बोले जाते हैं। भारत में जो आईटी है, आईटी क्षेत्र, ये भी सेवा क्षेत्र है। और जैसे बार्बर हो गया, और आ, जो हमारे थेरेपी देने वाले हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये सभी सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग माने जाते हैं। और सेवा क्षेत्र में जो ये लोग हैं, ये अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिलों में काम करते हैं। तो आ, आज इन पर ही हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से इनको व्यवस्थित करने का प्रयास वर्तमान में टेक्नोलॉजी द्वारा आ, किया जा रहा है। पूर्व में सहकारिता के माध्यम से इनको व्यवस्थित करने का प्रयास हुआ, और भी कई अलग अलग तरीकों के माध्यम से लोगों को और सेवा प्रदाताओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। और उनको व्यवस्थित करके और लोगों को सेवाओं के क्वालिटी को अच्छा बनाने का प्रयास, और साथ ही साथ उनको कम पैसे में उपलब्ध कराने का प्रयास इन सेवा प्रदाताओं की तरफ से किया जा रहा है। अब जैसे आज फोन रिचार्ज होता है, जो मोबाइल कंपनियां हैं, ये भी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, लेकिन हम इस विषय पे नहीं उठाने जा रहे हैं। हम वो विषय हैं जो किसी ग्रामीण क्षेत्र, किसी ग्राम सभा या किसी वार्ड में महत्वपूर्ण है और वहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण आ, हिस्सा रखते हैं, और जिनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। तो उन सेवा क्षेत्रों की हम बात करने जा रहे हैं, उन सेवा क्षेत्र के विषयों की मार्केटिंग की बात करने जा रहे हैं। तो क्योंकि परिचर्चा है, तो मैं परिचर्चा में सभी जो साथी जुड़ रहे हैं, उनके विषय महत्वपूर्ण है। ये विषय इसलिए रखा गया है ताकि सेवा क्षेत्र के प्रति जो हमारी समझ है, उसको आपसी संवाद के द्वारा बढ़ाया जा सके, और उसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आए हैं, उनको हम अपनी कार्य योजना में शामिल कर सकें। क्योंकि ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम का जो फॉर्म है वो सभी को भेजा जाता है, और उसमें जो साथी हैं, जो उसमें बहुत सारे ऐसे भी विषय आ रहे हैं जो कि बेरोजगारों से संबंधित हैं, रोजगार सृजन से संबंधित हैं। तो ऐसे विषय जहाँ पे भी रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं, या जिसमें कि रोजगार को लोगों की आय को बेहतर बनाया जा सकता है, तो इन सभी विषयों पर चर्चा करने का ये प्रयास होगा इस माध्यम से। तो हम शुरू करते हैं। और पहला विषय जो मैं अपनी तरफ से रखता हूँ, वो विषय है जो हमारे उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो गए, और जो हमारे मोबाइल गैजेट हो गए, जो हमारी मशीन्स हो गई, चाहे वो फिर मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, ये सारे हो गए। और साथ ही साथ जितने हमारे कंप्यूटर
लैपटॉप हार्डवेयर और जो खेती के इक्विपमेंट होते हैं जो खेती में आजकल यूज हो रहे हैं, उसमें ड्रोन और सेंसर और ये सारी चीजों से को हम जोड़ के देखते हैं। और इन सभी चीजों को अगर हम लेके चलते हैं, क्योंकि आज का विषय, क्योंकि सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन हम हमारा प्रयास होगा कि केवल और केवल इस पार्ट पर ही हम आज बात कर लेते हैं, या इसके अलावा भी जो अन्य विषय हैं जो आपको लगता है उस पर बात कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जिस पर काम किया जा सकता है, जिस पर ग्रामीण स्तर पर, वार्ड स्तर पर और जिले स्तर पे काफी बड़ा काम करके और काफी अच्छा आ, आय सृजित की जा सकती। तो इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए मैं बारी बारी से सभी हमारे जो साथी हैं उनको बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी से कि जो सेवा क्षेत्र की संभावनाएं हैं इस पर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में क्या क्या अभी और विकास हो सकता है, क्या क्या और चीजें लाई जा सकती हैं, कैसे इसको और व्यवस्थित किया जा सकता है, ताकि लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा सेवा क्षेत्र में अपने को रोजगार दे पाएं, और साथ ही जो बेरोजगारी की स्थिति है उससे लोग निकल पाए। ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब का शायद नेटवर्क चला गया। इसमें जो दूसरे साथी हैं वो है हमारे डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। डॉक्टर साहब, हाँ ये बोलिए। जो सेवा क्षेत्र है जिसमें मशीनें हैं, जो उपकरणों का रख रखाव होता है, देख रेख होती है, उनकी रिपेयरिंग होती है, इस क्षेत्र पर हर एक ग्राम पंचायत में कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, और ये कितना बड़ा क्षेत्र है, इसकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है, कैसे इसको व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सकता है, इसी पर आपके विचार हम लोग जानना चाहेंगे। हर यंत्र के डॉक्टर। बारे में बोल रहे हैं ना, यंत्र के बारे में। हाँ, यंत्र के बारे में। हाँ यंत्र, बहुत कोई भी अच्छा। यंत्र। हाँ कोई भी यंत्र। जी। धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। जैसा ग्रामीण एरिया है और ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, ग्राम का क्षेत्र है, ग्राम सभा है गांव में, तो पहला हर गांव के लिए अभी जो मशीन चाहिए वो जेसीबी चाहिए। क्योंकि झाड़ में गांव में बहुत सारे काम जो है जेसीबी द्वारा किए जाते हैं। और गांव का रास्तेकरण, झाड़ लगाना, और गांव में अलग अलग टाइप के जो काम है, हर गांव में अलग अलग प्रोग्राम रहते, उस टाइम भी कुछ प्रॉब्लम आते, तो उस टाइम भी एक तो जेसीबी चाहिए। दूसरा, गांव में पानी का टैंकर भी एक चाहिए, यंत्र, ट्रैक्टर, वो ग्राम पंचायत का हो या बड़े शहर का हो। दूसरी चीज़ है, गांव में एम्बुलेंस भी चाहिए। ऐसे एक 10-15 जो यंत्र है वो गांव में चाहिए। गांव में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कुछ अच्छी सुविधा चाहिए। और गांव से माल बाहर भी जाना चाहिए और बाहर का माल भी गांव में आना चाहिए। वैसे खेती क्षेत्र में बोले तो क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन भी चाहिए गांव में। जो अनाज रहता है वो क्लीन होना चाहिए और पैकिंग भी अच्छा होना चाहिए। उसका अच्छा पैकिंग करके बाद में उसके ऊपर ब्रांडिंग करके भी काम करने के लिए अच्छी मशीनरी चाहिए गांव गांव में। आटा चक्की भी चाहिए सामूहिक रूप में काम करने वाली, अच्छी वाली, कि जो गांव में काम आएंगी। हमारा एक गांव है भोकनी करके, नासिक जिले में। वहाँ ये 15 चीज़ें लगी है। गांव में प्लास्टिक खत्म करने की मशीन भी लगी है। इसमें प्लास्टिक की बोतल डालो और पैसे कमाओ, तो गांव में प्लास्टिक नहीं दिख रहा है। और
80 मशीन गांव में लगी है 15 टाइप की। उस गांव में जाने के बाद समझ जाता है कि गांव कितना साफ सुथरा है और गांव में ये मशीनरी का कैसा फायदा हो रहा है। खेत में काम करने के लिए जेसीबी कैसा जा रहा है और थ्रेशर मशीन कैसे जा रहे हैं, आटा चक्की कैसे है, क्लीनिंग ग्रेडिंग का मशीन कैसा है, अनाज कैसा साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, उसका ग्रेडिंग कैसा होता है, सब्जी भाजी कैसी वॉश की जाती है, उसका पैकिंग कैसा किया जाता है। ये सारी चीज़ें उस भोकनी गांव में लगी है। उसकी संख्या 5,000 के आसपास है और इसी गांव में एक ही सरपंच है, 25 साल से बिनविरोध आता है और वही काम करता है गांव में। और उसने अच्छी चीज़ें सब जगह बनाई है। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। इसी में एक एक हिस्सा है, आ, वो ये है कि जिस तरह से यंत्रीकरण बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से हमारे समाज में यंत्रों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वो चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे फिर वो कृषि यंत्र हो या कोई भी हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो कोई भी ऐसा यंत्र हो जिसके माध्यम से काम को गति दी जा सकती है, स्पीड दी जा सकती है। तो एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है इन यंत्रों को सुधारने का, इनको इनको ठीक रखने का, इनको इन पर कोऑपरेटिव आधारित काम करने का, और इन यंत्रों को जो है कोऑपरेटिव के माध्यम से लोगों को, समूह को उपलब्ध कराने का, और साथ ही साथ इनके उचित रख रखाव का। तो ये एक बहुत बड़ा एक एक मार्केट तैयार हो रहा है। इस सेवा क्षेत्र के इस भाग में क्या क्या किया जा सकता है हाँ, उस सेवा क्षेत्र में ग्रामीण एरिया में पहला जो पूरे देश में, ग्रामीण और शहरी दोनों में? शहरी में से पहले मैं ग्रामीण को फोकस करता। शहरी में तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सर हमारी जो समस्या है ग्रामीण एरिया में आती है। जी। यानी थोड़ा बड़ा गांव भी समझ लो, हम्म। ब्लॉक के लेवल का नीचे वाला गांव, तो जी। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर होते हैं। ट्रैक्टर रिपेयर करने का, ट्रैक्टर साल में बहुत बार खराब होता है। अभी अभी हमारे यहाँ महिंद्रा का एक ऐसा ग्रुप है, महिंद्रा ट्रैक्टर का, उन्होंने ऐसा एक सेंटर खड़ा किया है कि ऐसी वेल्डिंग करो कि ट्रैक्टर फिर वो वेल्डिंग टूटे नहीं। जो उसके जो औजार रहते, हथियार रहते, रोटावेटर रहता है, पेरनी यंत्र रहता है, ट्रैक्टर के कुछ पार्ट रहते हैं, वो बहुत बार वेल्डिंग करना पड़ता है। तो महिंद्रा ने ऐसा एक खुद का सेवा शुरू किया है कि गांव में ट्रैक्टर को पेंटिंग करना, ट्रैक्टर को वेल्डिंग करना, और ट्रैक्टर की कोऑपरेटिव द्वारा जो पूरे हथियार रहते हैं उसकी एक बैंक भी बनी है कि गांव में 50 ट्रैक्टर रहते तो 50 ट्रॉली भी लोग लेते, 50 रोटावेटर भी लेते, और वो बाद में साल भर खड़े रहते। तो बहुत लोगों के ध्यान में आया है। अभी अभी एक एक गांव में 4-4, 5-5 कोऑपरेटिव हो रही है, और कोऑपरेटिव द्वारा 5-10 ट्रैक्टर के पीछे एक ही रोटावेटर लेते, एक ही कल्टीवेटर लेते, एक ही ट्रॉली लेते, और कोऑपरेटिव से वो रेंट से लेते। और वही गांव में महिंद्रा महिंद्रा ने ऐसी सेवा दी है कि हर ट्रैक्टर को पेंट मारना, हर ट्रैक्टर को वेल्डिंग करना अच्छी तरह से, टायर का रिपेयर करना, ट्रैक्टर का कोई भी पार्ट खराब होता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट प्लेस में नहीं लाना, वही ट्रेनिंग दिया जाता है और वही वर्कशॉप किया जाता है। ऐसी बहुत सारी सुविधा है। जैसा ड्रोन का क्षेत्र है, वही ड्रोन के क्षेत्र में भी वही सेवा गांव में उपलब्ध हो जाती है सारी। ऐसे बहुत क्षेत्र है, जैसा ड्रिप इरिगेशन का है, उसकी भी सेवा गांव में दी जाती है। फिल्टर और ड्रिप, उसका भी रिपेयर करना काम गांव में कोऑपरेटिव द्वारा किया जाता है। खेती के बहुत सारे क्षेत्र है, उसकी सुविधा गांव लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की जाती है। धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब, ये जो उपकरण है इनका रेंट और रिपेयरिंग, मतलब भाड़े पे देना और रिपेयर करना, ये एक बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी और शहरी क्षेत्र के लिए भी। और जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मेरे पास अभी 15 दिन पहले किसी ने संपर्क किया, कहने लगा भाई हम ड्रोन जो है वो ड्रोन प्रोवाइड करते हैं, एग्री ड्रोन। और एग्री ड्रोन के लिए क्या है कि अगर आप ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम चला रहे हैं तो जिन साथियों को भी ड्रोन की जरूरत हो तो हम ड्रोन प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तो इस बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं। तो इस तरह की सर्विसेज, इस तरह की सेवाएं, जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसके हमारे आम जीवन में, आम जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। और इससे नए व्यापार और नए रोजगार के साधन भी बन रहे हैं। तो इसको किस तरह से ध्यान रखते हुए हम इस पे काम कर सकते हैं सेवा क्षेत्र जी में। धन्यवाद। अब आ रही है क्या मेरी आवाज थोड़ा जी ठीक जी, से? आ रही है, आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। आपने गांव के लिए सर्विसेज और ब्लॉक के लिए सर्विसेज की बात की, जो एक वाइल्ड सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं बात करूंगा, जो सहकारिता की बात से हम चले आ रहे हैं, कि किसान संबंधी सेवाएं, जिसमें आपने भी जिक्र किया है। हमारी जो प्राइमरी प्राथमिक कह लीजिए कृषि सहकारी समितियां जो गांव में बनेंगी या बन गई है या हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेवाएं उसका भी हिस्सा हो सकती है। नहीं तो ये कॉमर्शियल भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उस गांव में डेवलप की जा सकती है, सहकारिता के थ्रू भी एंड अदरवाइज कॉमर्शियल भी। तो कुछ किसान संबंधी जो सेवाएं हैं, जो हमारी ये भी पूरा कर सकती है, काम में करने की जरूरत है। उसमें पहला जरूरत है कृषि ऋण। वो हमारी सहकारिता तो करेगी, पर कृषि ऋण के लिए कुछ और भी, जैसे बैंक है, कुछ और है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें भी आएगा बीज और उर्वरक। आपने देखा होगा हर गांव में और हर शहर में सबसे बड़ी दुकानें तो आजकल बीज, दवाइयां और उर्वरक की बनती जा रही हैं। तो ये भी एक सर्विस सेक्टर है। इसके पास आपने जिक्र कर दिया बहुत सा कृषि उपकरण। कृषि उपकरण बिल्कुल सही बात है। कृषि उपकरण और उनकी रिपेयर और उनका ओन किराए पे कैसे करें, किराए पे प्रयोग के लिए इसका कैसे बंदोबस्त किया जाए, उपकरण में फिर सारे ही आ गए। दूसरा है कि अ, ये तो खैर हमारी ये जो सहकारी समिति कर लेगी कि मूल्यों में समर्थन के लिए भी कुछ काम किया जा सकता है, जैसे प्रोसेसिंग की है, नालिंगे साहब ने सारी बता रखी है। और बाजार में पहुंच, तो ये हमारी समिति तो कर ही रही है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं लोग जो एक अनाज को साफ करके उसको ठीक से पैकिंग करके बाजार तक पहुंचाते भी हैं, जो आजकल आप जानते हो गांव से ही खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ एक ऐसी भी है जो किसान से रिलेटेड मैं डिस्कस कर रहा हूं। कुछ और दूसरी भी सेवाएं हैं, जैसे कृषि का विस्तार सेवा। वहां कृषि के एक्सपर्ट और बागवानी के एक्सपर्ट और नर्सरी के एक्सपर्ट, और वो अपना एक करके इसका विस्तार में कैसे हो। जैसे आपने प्राकृतिक खेती की बात हम रोज करते हैं, तो प्राकृतिक खेती का भी कैसे विस्तार हो, ये समिति का भी पोर्शन हो सकता है। और अदरवाइज भी एक सर्विस है जल मिट्टी का परीक्षण। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्यादातर होता है, पर यहाँ कुछ सर्विसेज ऐसे भी हैं जो आपके खेत से ही मिट्टी भी ले जाते हैं और वो भी करते हैं। हो सकता है वहीं एक छोटी दुकान भी बन जाए, या ज्यादा बड़ा है तो। नहीं तो वो डिस्ट्रिक्ट से या कहीं से करवा के लाके देते हैं। दूसरा इसमें बड़ा हिस्सा जो आता है गांव के लेवल पे, वो आता है पशु स्वास्थ्य सेवाएं। पशुओं का स्वास्थ्य रखना, ये भी किसान से रिलेटेड काम है। और ये बहुत, जैसे हॉस्पिटल वगैरह कई जगह नहीं है, तो उनमें कुछ लोग अभी प्राइवेट भी आने लगे हैं। एक सेवा है बीमा योजनाएं। सरकारी को छोड़ के, कृषि बीमा और अदर को छोड़ के, उसमें भी लोग एडवाइजरी बैठते हैं। लेकिन जनरल बीमा के लिए भी ऐसी सुविधा हो सकती है, ऐसी सुविधा बनाने की जरूरत है। तो इनको सब में डिटेल में काफी लोग हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मेन आती है ग्रामीण विकास के लिए, और ग्रामीण विकास में ये सब सुविधा होना जरूरी है। और इससे आय की वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये आपने वहीं मिल गई तो ट्रैक्टर को बाजार में ले जाने की जरूरत नहीं है। और सहकारी एडवाइजर जिसको आप बोलते हैं रोज, सहकारिता या कृषि पे एडवाइजर, ये भी एक हो सकता है। पशुपालन पे एडवाइजर ये हो सकता है।
बाकी दूध का कलेक्शन और उसको बाजार में ले जाना, ये सहकारिता भी कर सकती है। अदरवाइज कुछ सर्विस भी हो सकती है। नई टेक्निक का प्रयोग ये भी उसी सर्विसेज में ही आ जाता है। और बाजार का भी विस्तार करना है, गांव की गांव में ही करना है, बाजार लगाना है ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक, या इस तरह का बाजार गांव में भी सप्ताह में एक दिन लगाना है तो शहरी वाले भी आएंगे। ये सुविधा भी आगे चल के हमें काम आएंगी। तो इस तरह की सुविधा कोऑपरेटिव के थ्रू भी हो सकती है और इस तरह एक कॉमर्शियल एंगल से भी हो सकती है। इसको आपने जो आज का सब्जेक्ट लिया कि इसको कैसे मार्केटिंग करें इसका, तो मार्केटिंग तो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ लोग तो खुद ही आ जाएंगे, वरना उसको व्यवस्था कैसे करें, व्यवस्था गांव वाले अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। समितियां भी इसमें बहुत योगदान करेगी। तो मेरा ये, मैंने तो विशेषकर ये बोला है किसान संबंधी सेवाएं, तो ये थोड़ा सा 2-3 सब हेड है, इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक अर्बन कंपनी नाम की एप्लीकेशन है। वो क्या करती है, जो हमारे उपकरण होते हैं उनको उनका रिपेयर करती है। तो अभी 4 महीने पहले मेरे ऑफिस में एसी खराब हुआ। तो मुझे फोन आया कि भाई खराब हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, वो बुलाते हैं उसको। तो उसको बुलाया, वो आया। और एक लड़का ही था। चांस की बात थी कि मैं उस दिन दिल्ली में था। तो मैंने उससे बात किया और बात करने के बाद पूछा कि भाई क्या है तुम्हारा, क्या सिस्टम पे काम करते हो। तो कहने लगा हमको तो वो सैलरी देते हैं, सैलरी प्लस कन्वेंस, इस मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। और ये लोग पूरा प्योर एंड प्योर जो सर्विसेज मॉडल पे काम करते हैं। तो मैंने कहा दिन में कितनी सर्विस रिक्वेस्ट आपको लेनी होती है। कहने लगा हमारा जो दिन का है वो 8 रिक्वेस्ट का है, कि 8 रिक्वेस्ट हमको लेनी पड़ेंगी, छोटी बड़ी हर तरह की। और मैंने कहा कि बिलिंग कितनी होती है ऑन एन एवरेज। तो कहने लगे हमारा जो लिमिट दिया गया है वो दिया गया है 8,000 का। और इसके ऊपर अगर हम ले जाते हैं तो हमको इंसेंटिव मिलता है। तो मैं ये मॉडल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। लोगों को उनके घर से ही फोन कॉल द्वारा, फोन से या फिर ऑनलाइन वो अपनी समस्या डाल देते हैं। और वहाँ पे जो जो भी स्किल्ड लोग हैं वो उनका रिपेयर करने पहुंच जाते हैं, वो रिपेयर कर देते हैं। या फिर अगर उसमें कुछ मतलब कोई उसका कुछ पार्ट चेंज करना है तो वो ला के उसको लगा देते हैं। और जो भी पैसा जाता है वो पैसा सीधे उस कंपनी को जाता है। और कंपनी जो है वो डिस्काउंट और इसके नाम पे वो अपना कमीशन उनसे ले लेती है। और उनको जो है उनको मंथली सैलरी के तौर पर देती है। ये मॉडल जो है ये शोषण का मॉडल है। ये शोषण का मॉडल है। शोषण का मॉडल इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एक व्यक्ति जिसने अपनी मार्केटिंग की, अपने एप्लीकेशन की मार्केटिंग की, अर्बन कंपनी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा अर्बन कंपनी। उसने उसकी मार्केटिंग करी, खूब मार्केटिंग करी। और फिर इसके बाद वो जो है उसने अपने यहाँ लोगों को रख लिया सैलरी पे, और उनके माध्यम से ये काम करा रहा है। तो उसमें वो मोटा कमीशन वो रख रहा है और बाकी वो कर रहा है। लेकिन इतना बड़ा देश है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या अभी भी आवश्यकता है। एक मैं आपको आकलन देता हूँ कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम खराब मान के फेंक देते हैं या इस्तेमाल नहीं करते, उनमें से 60 to 70% ऐसे होते हैं जिनको रिपेयर करके फिर से चलाया जा सकता है। लेकिन आम मिडिल क्लास फैमिली या आम भारतीय समाज में ये एक सिस्टम बन गया है कि उनके पास ऐसे लोग ही नहीं है जो उनकी रिपेयर कर सकें या उनको फिर से चालू हालत में बना सकें।
वो टीवी हो सकती है, वो फ्रिज हो सकता है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वो कोई व्हीकल हो सकता है, या कुछ हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। एक बहुत बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट पर शायद लोगों का ध्यान नहीं गया है। इसको एग्रीगेशन फॉर्मेट में हम करने को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अगर एक बच्चा या दो बच्चे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ और उनकी स्थानीय स्तर पर अच्छी मार्केटिंग हो जाए, और इसके लिए हम कोऑपरेटिव के तौर पर भी इसको चला सकते हैं। अ, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके और उनको वो किया जाए, तो एक क्षेत्र में, एक 5,000 की आबादी वाले गांव में ही कम से कम 10 परिवारों का पालन पोषण सिर्फ इस माध्यम से किया जा सकता है, जो कि अभी आ, या तो वो रिपेयर नहीं हो पाते, और या रिपेयर होने के लिए कहीं दूर जाते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम गांव को स्वावलंबी, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। हम क्षेत्र को स्वावलंबी, क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की ट्रिक, इस तरह के मेथड, इस तरह का प्रचार, ये सब हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसी को हम सहकारिता से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सहकारिता से जोड़ा जा सकता है। तो ये विषय मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखा है। इस पे हमारे, हाँ ब्रिगेडियर साहब कुछ कहेंगे? मैं जी। पहले थोड़ा सा बता दूं, ये जो आपने बोला है बिल्कुल सत्य है। ये शहरों में भी यही चल रहा है। मैं रोज बुलाता हूँ, किसी प्लम्बर सर्विस चाहिए तो हम्म। जनरली वो जो इसका सामान बेचने वाले हैं वही दो तीन रखते हैं, और वो हम्म। वहां जाता है, और इसी तरह का मॉडल है। लेकिन हाँ, दो ये जो आप सहकारिता से जोड़ना, और यही सहकारिता प्राथमिक कृषि सहकारिता, इसमें भी हम हमारे पूरे एरिया इसके लिए वो ले लेते हैं। लेकिन गांव में इतनी इंडिपेंडेंट दुकान नहीं होती है, तो जहां मैं बीकानेर में काम करता हूँ वहां ये बहुत भारी काम है। नीचे 600 फुट नीचे वो मोटर डालनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, और एक सिस्टम बनाया हुआ है दो तीन गांवों के बीच में। ये सब इसको रिपेयर करना, डालना, निकालना, ये एक बड़ी दुकान खोल रखी है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये हमारी ही सहकारी प्राथमिक कृषि सहकारिता का ही पार्ट बने। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या करता है कि उसको फोन किया, वो आपके यहाँ आएंगे, नेपाल करेंगे, और उसमें जब हमारी सहकारिता का पार्ट है या हमारी सहकारिता से उसको हेल्प मिलती है, तो वो जेन्युइन रेट लेता है। जो आपने ये बोला है बिल्कुल सत्य है। मैं इसको प्रैक्टिकल बोल सका तो मेरी तो 15 बार मोटर जल चुकी। नीचे से वो निकालते हैं तो 1,000 का निकालने डालने के ही 5-6 हजार लग जाते हैं। तो उसको मोटर थोड़ी सी भी जली है तो उसको वो ले जाते हैं, और फिर वो कहते हैं सब नई डाल लो तो अच्छा है। तो ये जरूरत है, और ये हो सकती है, और ये हमारी सहकारिता माध्यम से होने से हम उसमें से एक आदमी जानकार है, उससे कांटेक्ट सबका करते हैं, भाई हमारे पास तो इतने ट्यूबवेल आएंगे, इतने ट्रैक्टर आएंगे, और ये सब होगी, तो उसका आप रिपेयर करते रहिए, और हम आपका फिर वो ठीक से रेट लेता है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो ये है। बहुत जरूरी है ये, और ये इसका पार्ट हो सकता है। तो ट्रेनिंग व्रेनिंग तो वो आईआईटी से, आईटीआई से लेके आते हैं, और वो इस तरह के ट्रेंड होते हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी में है, कोई प्लम्बरिंग में है, कोई कोई दूसरे फील्ड में है। और ये काम इस सहकारिता से भी उनको जोड़ना चाहिए। जैसे प्राथमिक सहकारिता है, एक उनका एक मेंबर और एक डायरेक्टर इस तरह का भी हो। अगर आपके काम में बड़ा है, आपके गांव में 2 ही ट्रैक्टर हैं, 5 ही ट्रैक्टर हैं, फिर वो वहां बैठने में उसको फायदा नहीं है। या तो फिर 5-6 गांवों के बीच में बैठे, ब्लॉक के बीच में बैठे, या वो शहर में बैठता है। लेकिन शहर वाले से भी इसका कांटेक्ट हो सकता है। ये एक अच्छा आइडिया है। ये सर्विसेज किसान के लिए तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको ठगते हैं। धन्यवाद। तो मेरा आग्रह नालंगे जी से है कि हम उस दौर में आ चुके हैं कि आने वाले 3 सालों में हमें अपने खेतों में रोबोट काम करते दिखाई देने लगेंगे। वो फसलों की कटाई करते हुए दिखाई देने लगेंगे, और बाकी काम करते हुए दिखाई देने लगेंगे। अभी रोबोट की कीमत 15 से 20 लाख आ चुकी है, और ठीक ठाक रोबोट हैं, वो जल्दी ही आपके खेतों में आ जाएंगे। तो वो भी यंत्र हैं, और उनको भी सेवाएं देनी पड़ेंगी, सर्विसेज देनी पड़ेंगी। बहुत सारी कंपनियां हैं वो जो अपने लेवल पे देती हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद फिर वो जो है वो लोकल मार्केट में ही रिपेयर होने के लिए आते हैं।
तो अगर हम भविष्य को देखें तो सहकारिता आधारित यंत्रों की सेवाएं और यंत्रों की देखरेख पर एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव हर ब्लॉक पे खड़ी की जा सकती है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य की आबादी से ज्यादा यंत्रों की आबादी हो चुकी है। और ये यंत्र जो है मोबाइल भी हैं और टेलीविजन भी हैं और कंप्यूटर भी हैं और वो हमारे व्हीकल भी हैं और वो सारे हैं, वो मैं क्या क्या बोलूं, सब चीजें यंत्रीकरण हो चुका है। तो इसकी कोऑपरेटिव गठित करने के लिए या इस तरह का कोई मॉडल कहीं चल रहा हो तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, और अगर नहीं है तो कैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में नहीं, बताइए। आपने बहुत अच्छा ये पूछा, क्वेश्चन पूछा। ये हमने चालू कर दिया है। नागपुर कोऑपरेटिव में एक ऑगर लिया है हमने, स्टील कंपनी का, जर्मनी का, जिसकी प्राइस 35,000 रुपये है। पेट्रोल पे चलता है वो, और वो गड्ढे मारने का काम करता है। कोऑपरेटिव के लिए लिया है, नागपुर कोऑपरेटिव के लिए। और उसका 3 महीने का बुकिंग हमारा कोऑपरेटिव में हो चुका है। बाद में हमने एक बैटरी पे चलने वाला प्रूनिंग का मशीन लिया है, हैंड वाला, बैटरी पे चलने वाला। उसका भी 2 महीने का बुकिंग हमारा हो चुका है, और वो जलगांव कोऑपरेटिव में लिया है। जैसे 20,000, 15,000, 50,000 की जो मशीनरी है, 50,000 के अंदर की, वो हम कोऑपरेटिव में ले रहे हैं। और बाकी भी छोटी छोटी मशीनरी है, अच्छी वाली प्रूनिंग, अच्छी वाली स्वा। गरीब लोग जैसा कि 100 रुपये रेंट दे, 50 रुपये रेंट दे। एक स्वा ऐसी है कि इसमें 4 इंच तक जो ब्रांच है वो कट जाती है, और उस स्वा के लिए हम 50 रुपये रेंट रखा है। 2,500 की स्वा है, और वो आदमी लेके जाता है और अपना काम करके वापस लेके देता है। तो ऐसी बहुत सारी मशीनरी आ चुकी है, और बहुत सारी कोऑपरेटिव ने भी चालू कर दी है। हमने 2 कोऑपरेटिव में तो ये चालू कर दिया है, लेकिन इसके लिए स्पेशल कोऑपरेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। कोऑपरेटिव के पास पैसा बहुत है। अभी देखो, मेरे जलगांव कोऑपरेटिव के पास अभी 3 लाख रुपए पड़ा है आज की डेट में, 30 तारीख में। नेशनल कोऑपरेटिव के पास 1,30,000 रुपये पड़ा है। लेकिन ये पैसा पढ़ के बैंक में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो हम बोलते कि 25% फंड्स इसमें ऐसे चीज़ें में लगा दीजिए कि ये चीज़ें गरीब लोगों के या बड़े लोगों या मीडियम लोगों के साथ काम आएंगी। जैसे यहाँ की बहुत शहर में झाड़ है, कुछ ब्रांच टूट जाती, ये होती, तो लोगों के पास कुछ हथियार नहीं रहता, तो वो लोग कोऑपरेटिव के पास आते और सॉल लेके जाते। और वो किसी डायरेक्टर का या किसी सदस्य का उसको जिम्मेदार पकड़ जाता है कि या पहचान का है क्या, ये है क्या। और फिर उनका पत्र लेके आता है वो, और लेके चला जाता है। और हमारे जो सदस्य है, 100 सदस्य है जलगांव में, वो प्रचार करते हैं कि हमारे पास 100 है, या ऐसा प्रूनिंग कर रहा है, आपका झाड़ टूट गया, या आपका एक आधा झाड़ की फांदी काटना है, या एक आधा झाड़ खराब हो गया, तो हमारी 100 लेके आओ, 50 रुपये रेंट है, और इसे करके ले। ऐसा बहुत हो रहा है। तो इसमें कोऑपरेटिव में जो आदमी रखेंगे, या कोऑपरेटिव के लिए ज़्यादा खर्चे रहते, ट्रांसपोर्टेशन, चाय पानी, ये करना वो करना, तो वो खर्चा ऐसे मशीनरी से निकाल सकता है। तो ऐसा काम हमने जलगांव और नागपुर 2 जगह चालू कर दिया है। अभी अहिल्या नगर में भी हम करने वाले हैं। और बाकी जो कोऑपरेटिव है वही भी हम थोड़ा थोड़ा करने वाले हैं। कुछ जगह हम इलेक्ट्रिक टेम्पो भी लेना चाहते हैं, कि जैसा डंग जमा करना है या यूरिन जमा करना है, तो वो कोऑपरेटिव को काम मिल रहा है संस्था का, और वो मशीन परचेस करके कोऑपरेटिव उनका डेली काम करेगी, और उनको लाके देगी। अगर किसी किसान को थोड़े टाइम टेम्पो लगता है, या डायरेक्टर को लगता है, तो वो टेम्पो भी इलेक्ट्रिक पे चलने वाला टेम्पो है, वो हम देंगे। वो भी लोगों की डिमांड है कि सर एक टेम्पो चाहिए अपने को कोऑपरेटिव में, और 100 लोग उसको भाड़ा देंगे। कहीं बाजार से माल लेना है, कहीं बाजार से दूसरे गांव में माल भेजना है, कहीं गांव में माल भेजना है। तो ऐसे आपका ये सुझाव बराबर है, और कोऑपरेटिव साइड में कर सकते हैं। और कोऑपरेटिव ने 10% पैसा भी भर दिया तो उसको लोन भी मिल सकता है। जैसे गाड़ी लेने में लोन भी मिल सकता है। और गाड़ी चलाने वाले कोऑपरेटिव में 100 डायरेक्टर रहते, तो उसमें किसी का बेटा ड्राइवर रहता है,
या कोई रिटायर आदमी ड्राइवर रहता है, तो 10-12 ड्राइवर तो हर कोऑपरेटिव में है हमारे। जैसे नागपुर कोऑपरेटिव में मेरी गाड़ी खड़ी कर दी और मेरे पास 4 ड्राइवर है वहाँ रिटायर, वो गांव में किसी को लेके जाते या कोऑपरेटिव के सदस्य को लेके जाते, मुझे लेने के लिए आते। मैं जब ट्रेन से जाता, फ्लाइट में जाता, तो वो मुझे भी लेने के लिए आते। तो ऐसी सुविधा कोऑपरेटिव में करना पड़ेगा। कार, टेम्पो और छोटे छोटे यंत्र ये रखना ही पड़ेगा, और इससे फायदा भी होगा। जैसा कोऑपरेटिव का माल आ रहा है, अभी मेरे कोऑपरेटिव में 2 टन माल आया, तो हमने टेम्पो को भाड़ा दिया 1500 रुपये। अगर कोऑपरेटिव के पास गाड़ी रहती और हर बार कोऑपरेटिव का माल डालना पड़ता है गैरेज में, तो हमने एक ऑटो रिक्शा लगाई है, वो हमारा माल लेके जाती, डाल देती। पर वही बोल रहा है कि सर अपन एक छोटा कार्गो भी लेंगे, और मैं चाहे तो इसमें 10 बैग 500 किलो 600 किलो माल भी लेके जाऊंगा। तो ये भी विचार अच्छे आ रहे हैं। मैंने 10-12 ड्राइवर और रिक्शा वाले को भी कोऑपरेटिव का सदस्य दिया है, 1000-1000 रुपये भर के, क्योंकि कोऑपरेटिव में स्टेशन से आने के 100 रुपये जाते। तो हमारे 4-5 रिक्शा वाले हैं, वो हमारे कोई मेहमान आता है तो उसको हम नंबर देते और वो जाओ स्टेशन पे और इनको लेके आओ। तो ऐसा भी सुविधा कोऑपरेटिव में करना पड़ेगा। कहीं प्लॉट देखना है, कहीं सब्जी भाजी लाना है, कहीं भी दूध लाना है और कोऑपरेटिव के सदस्य को देना है, तो खुद का व्हीकल कोऑपरेटिव के पास चाहिए, और ड्राइवर भी मिल जाता है और यंत्र का उपयोग भी होता है, फायदा भी होता है, ज़्यादा पैसे देना नहीं पड़ता। ये मेरा अनुभव है। और मुझे जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में ये 2-4 चीज़ें तो परचेस करके ही रखना पड़ेगा साइड में। और इसके लिए कुछ डायरेक्टर भी फंड डालने के लिए तैयार है, अलग टाइप के, कि जो ये फंड डाल के कुछ अलग टाइप का बिजनेस करना है। अभी महेंद्र बजाज ने महाराष्ट्र मीटिंग का 1 घंटा का अभी मीटिंग लिया, और उन्होंने बोला कि शिरडी और शेगांव 2 जगह मैं ये रथ भेज देता हूँ उनका। तो मैंने बोला रुको, अपन दिल्ली में इसकी मीटिंग करेंगे और कोऑपरेटिव के पास ऐसा रथ भेज देंगे, तो कोई कोऑपरेटिव सब्जी भाजी भी बेचेगा, एक आधा दिन उनका भी बेचेगा, यानी कोऑपरेटिव परचेस करेगा, वैसा वो टाइप का मॉडल, और अपने लोगों को सेवा देगा। धन्यवाद। जी जी। तो रथ की बात से ये बात निकल के आई कि यहाँ पे भी चीजों को भाड़े पे और खरीद करके और उसको उसके सभी के हित के चलाने के लिए बात हो रही है। बलदेव जी, आपने हैंड रेस किया है, आपका प्रश्न क्या है? विषय पर। बलदेव। हाँ जी, मैं सभी को नमस्कार। मैं इसी विषय पर मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। जी जैसे आप कृषि सहकारिता की आज विषय चल रहा है, तो अब इसके साथ साथ यंत्रीकरण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पहले क्या था कि कृषि की सहकारिता ग्राम के लोग जो इकट्ठे होकर के एक दूसरे का सहयोग करते, जब खेती आती थी एक दूसरे का खेत काटना, हल चलाना और एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने सारे उस गाँव में काम करते थे। और अब क्या है कि यंत्रीकरण हो गया है, तो अब ट्रैक्टर, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर आ गए, मशीनें, कटाई की मशीनें आ गई। तो यंत्रीकरण से क्या हो रहा है कि एक समाज में जो लोगों को काम कोई नहीं रहा, बेरोजगारी हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। उसके कारण से क्या हमारे जो युवा हैं को दिशाहीन हो रहे हैं और नशे विषय हो रहे हैं। तो सहकारिता का ये दायित्व बनता है कि जैसे पूर्व काल में हमारे यहाँ होता था, जैसे हमारे को आटा चक्की होती थी, वो कुएं के पानी से चलती थी। चावल धान कुट्टी होती थी, वो भी मतलब कुएं के पानी से चलती थी। अब बिजली आ गई, तो बिजली, अब क्योंकि बिजली आने के अब गांव में वो चक्कियाँ खत्म हो गई। अब सारा माल जो है वो मिलों से आ रहा है, आटा मिल से आ रहा है, चावल मिल से आ रहा है। तो जो सहकारिता जो है, सहकारिता का ये उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे पूर्व काल में हमारे गांव में सब कुछ होता था, आटा चक्की, चावल की, धान कुट्टी, और खेत को जोतने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना। और जैसे हमारे यहाँ लड़की की शादी होती थी, तो लड़की की शादी के करने के लिए उसमें पूरा गांव जो है उसमें जुट जाता था। उसके घर की सफाई लिपाई, जब वो बारात आ गई तो उसको रोटियां अपने आप महिलाएं रोटियां बेलती थी। वो सारे को परोसने वाले भी गाँव गाँव के लोग आ जाते थे। किसी को कोई नौकर रखना नहीं पड़ता था। तो वो सहकारिता थी। वो सहकारिता अब समाप्त हो गया है। अब हर काम जो है बनावटी बनने लगा है।
और उसको बनावटी बनने से क्या है, एक तो बेरोजगारी हो रही है और शुद्ध माल नहीं मिल रहा है, अशुद्ध माल मिल रहा है। तो मेरा कहने का, जैसे अपने अभिषेक ने कहा कि रोबोट आ जाएगा और रोबोट सब काम करने लगेगा, तो लोग क्या करेंगे अभी, नौजवान क्या करेंगे, काम काम तो फिर रोबोट करेगा, मशीन करेगी। तो ये बहुत बड़ा पतन की ओर हमारा समाज जा रहा है। तो सहकारिता का ये दायित्व बनता है कि हमारे पूर्व काल की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को पुनर्संचालित करे, ताकि लोगों को काम भी मिले, लोगों को शुद्ध अन्न मिले, शुद्ध हम खाना मिले, सब्जी मिले। तो उससे क्या होगा, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और जो बेरोजगारी, एक जो नौजवान जो है वो नकारा होते जा रहे हैं, नशे विषय होते जा रहे हैं, उन पर भी कुछ अंकुश लगेगा। इस बात पर क्या आपका ध्यान है, इस बारे में आप बताइए। जी। पहले मैं अपना पक्ष रखता हूँ। हाँ, ये मेरा पक्ष है, मतलब इसी पे सारे लोग चलेंगे, इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं करता। मेरा पक्ष ये है कि सहकारिता पे जब हम लोग काम कर रहे हैं तो ये मान के हमको काम करना है कि हम जो है इससे अपना भला और समाज का भला और सभी का भला, ये विचार और इस सोच में भरोसा रखते हैं और इसी विचार और इसी सोच के लिए काम करेंगे। तो अगर ये विचार और ये सोच है हमारी, हम मानवता, प्रकृति, पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था और जो धर्म है उसके जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, अगर ये सोच है हमारी, तब तो हम सहकारिता में कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर विशुद्ध व्यापार करने के लिए हम आए हैं तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इसके लिए तो कंपनी बनाई जा सकती है। कंपनी बनाई जाए और कंपनी चलाई जाए, तो कंपनी में क्या रहता है, ये स्पष्ट भी रहता है कि भाई ये फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए या अपने कुछ चार छह जो उसके कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हैं उनके उत्थान के लिए बनाई। लेकिन जब सहकारिता की बात होगी तो वहां पे तो सभी को लेके चलना पड़ेगा, और फिर जब सभी को लेके चलेंगे तो उसके सभी पक्षों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक शर्त है सहकारिता की। और रही बात रोबोट की, जो बलदेव जी कह रहे हैं, बलदेव जी, रोबोट को हम शायद रोक नहीं पाएंगे, रोबोट आएगा ही। अब ये हमारी समझदारी है कि हम जो है आने वाले चुनौतियों से किस तरीके से निपट पाए। हम रोबोट को, हम कंप्यूटर नहीं रोक पाए, हम स्मार्टफोन नहीं रोक पाए, हम रोबोट भी नहीं रोक पाएंगे, वो भी आएंगे। तो हम उनसे बच नहीं सकते। इस विषय पे ब्रिगेडियर साहब, नालंगे जी और साथी आनंद कुमार सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? जी। बलदेव जी जी। का कहना बराबर है। मैं राजाराम जी, मैं बात करता। लेकिन बलदेव जी, अपन जैसे बेकारी की सोच का विचार करते हैं, वैसा प्रोडक्शन में जो रुकावट आ रही है, आज लेबर नहीं मिल रहा है, लोगों को जरूरत नहीं काम की, और लोगों म्हणजे कई जगह लोग ही मिलते नहीं, वहाँ रोबोट ही चाहिए, जेसीबी चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेबर लेस करना चाहिए वही से, क्योंकि कुछ काम लेबर से होगा ही नहीं। जैसा स्लैब का काम है या कई खेती के काम है, हार्वेस्टिंग का काम है, अगर आप देश सेवा करने लगेंगे, लेबर के बारे में सोचेंगे, तो पूरा क्रॉप का नुकसान हो जाएगा। और लोग नशेले बन रहे, इसके लिए जो प्रोडक्शन कर रहा है, इसकी क्या जिम्मेदारी है? नशे बंद करने वाले नशा ही करेंगे, वो वैसे ही रहेंगे। वो क्या कहीं हिमाचल में है ऐसा नहीं, हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं, 30-35% ऐसे ही चोरी करते, नशे नशे में रहते, काम नहीं करते, दूसरे को गालियां देते। अगर अपन उनका समर्थन करेंगे, वो हो रहे, वो कर रहे, तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। मेरा ये कहना है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका समर्थन करना चाहिए। एक आधी कंपनी निकलती, वो अच्छा प्रोडक्शन करती, तो एक्चुअली वो देश का भला करती। और लोग क्या करते हैं, वो कंपनी है, उसको क्या बैंक ने लोन दिया है, अरे भाई लोन दिया है, पर उसके ऊपर 100-200 परिवार चल रहे हैं, उनका देखो, 2-4
नशा करने वाले और दो चार बेकार का मत देखो। तो ऐसा ही करना पड़ेगा, रोबोट को लाना ही पड़ेगा, एआई को लाना पड़ेगा, यंत्र को लाना पड़ेगा, लेबर हटाना पड़ेगा खेती से, तो ही अच्छा उत्पादन हो जाएगा। ये मेरा कहना है, ये मेरा 30 साल का अनुभव है। जी ब्रिगेडियर साहब। जी, दोनों बातें ठीक है। प्रोग्रेस तो ये इस तरह के तो आएंगे, क्योंकि इसको हाँ हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनको जो समाज में लोग हैं उनके लिए क्या अलग से करें और एक मिडल पाथ सा लें, वो ज्यादा जरूरी है। अब प्रोग्रेस को नहीं रोक सकते, ये जो इस तरह का है, क्योंकि ये सब हम लोगों ने डेवलप किया है और वो हमें आसानी दी है, पर हम वो निकम्मापन आता जा रहा है, वो ड्रग्स का आ जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट का हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट तो फिर इक्विपमेंट पे भी बैठे, फिर और भी उतना बराबर भी रह जाए, और कुछ और काम ढूंढे हम, लेकिन इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। पॉइंट उनके भी हैं कि ये सारे ये आ जाएंगे तो आदमी को भी परेशानी होती है, लेकिन ये जो प्रोग्रेस हम नहीं लोग से रुकेगी, ये तो अगर दुनिया कर रही है तो करना पड़ेगा। तो हमने उनके लिए एक सेपरेट पॉइंट सोचना है। जैसे जैसे हम अब प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस गांव में सारे ही ट्रैक्टर से करें, कुछ को हम एनकरेज करें कि भाई बैलों से करो, उससे ये ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इस तरह हम उनको इस लाइन में भी लाते रहें, और एक मिडल पाथ लेने की जरूरत है। दोनों पॉइंट करेक्ट हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अन्य साथी अपने विचार रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। अनिल राठी जी और आनंद जी, अलका दीदी, सुमेर सिंह राजावत जी। सुमेर सिंह राजावत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, सब यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, कलयुग को बढ़ना है, और कलयुग का मतलब मशीन युग है, न इसको कोई रोकेगा। इसके बाद प्रलय आनी है, ये व्यवस्था का पार्ट है। इसलिए जो कुछ अपन अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो प्रयास करने चाहिए। जहां तक प्राकृतिक खेती और शुद्ध आहार पर हम बात करते हैं, तो मेरे 3 बिंदु हैं, जिसमें विशेष तौर से अगर प्राकृतिक खेती या गो आधारित खेती आपको डेवलप करके कुछ करना है, पर्यावरण सुधारना है, अपने को स्वस्थ रखना है, तो गाय के गोबर, गोमूत्र और प्रकृति से कोई चीज ऐसी बनाए जो यूरिया का विकल्प हो और वो छिड़काव विधि से हो। दूसरा, खरपतवार पर जो सिंथेटिक केमिकल डाला जाता है उसका विकल्प हो। प्लांट में भी वो गुण है। अपन पहले बथुए से सिर में जो की वो पड़ जाती थे, क्या कहते हैं, जुआ, उनको समाप्त करते थे। शायद मुझे कुछ कहीं पढ़ा है मैंने कि पैरों में जो फंगस लग जाता है, जो आपके ये कौन सा फल होता है जिसके पानी को से धोया जाता है, सलजम के पानी से धोया जाता है। तो इसी तरह से अगर प्लांट की स्टडी करवा के इस तरह के खरपतवार को नियंत्रण करने की कोई व्यवस्था कर दी जाए, तो प्राकृतिक खेती में बड़े आयाम डेवलप होंगे। तीसरा है कि ऊर्जामान यंत्र ये बन जाए कि ये ऊर्जा युक्त आहार है, तो किसान और उपभोक्ता के बीच का जो गैप है वो पूर्ति हो जाएगी और भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन जाएगा। ऐसा मेरा कहना है। जो कुछ ये उपकरण आ रहे हैं, इनको न तो अपन रोक पाएंगे और न रुकेंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे। और अंत में हो सकता है कि उनमें अपने जैसे ये उपकरण में जो जिस तरह हर जीव में एक स्थिति होती है, वो अपने जैसी संतान पैदा कर सके, हो सकता है ये अधिकार भी मनुष्य से छिन के इन यंत्रों में चला जाए। ऐसा मेरा सोच है। धन्यवाद। जी नमस्कार, हम भी कुछ कह सकते हैं क्या? जी जी जी। आपका बोल नाम नहीं सकते हैं? लिखे आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। अपना मैं थोड़ा ब्रह्मपाल नाम सिंह, बता दीजिए। जी ब्रह्मपाल सिंह, जी जी पश्चिमी जी यूपी बिजनौर से। जी जी ब्रह्मपाल जी। जी। लगभग 21 वर्षों से हम्म, 21 वर्षों से ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। एक शांति उनसे स्वावलंबन सत्र किया था। उसके बाद एक गोविंदपुर आश्रम है, वहां से जुड़ना हुआ। वहाँ ऐसे लोगों से टच हुआ जो देश और विदेश से भी लोग कुछ अच्छे सोचने समझने वाले रहते हैं, तो प्रयास किए। और अकेले अकेले नहीं होता, ये समझ में बात आई। और पश्चिम में परस्पर पूरकता और सहकारिता ये काम नहीं कर रही। अपना एपीओ भी है, उसमें भी बात नहीं बन पा रही। अपना गोबर गैस प्लांट है और पूरा खाना उसी से बनता है, तैयार खाद, पका हुआ खाद।
और साहब अलग से जैसे कुछ करते हमने मिलेट्स बोए, मतलब सामा बोई, सामा अकेले ने बोई थी तो वो सारे जानवर खा गए। सरकार की तरफ से कांटे वाला तार लगा नहीं सकते, सोलर फेंसिंग कामयाब नहीं और महंगी बहुत है। तो सुरक्षा और खास तौर से पश्चिम में और जगह का मुझे नहीं पता, जो सहयोगी सहकर्मी है वो मिलने को तैयार नहीं। कुछ हमारी भी कमियां हैं, परिवार रहे नहीं, बच्चे नोएडा चले गए। तो ये अपना थोड़ा सा एक दर्द है हमारा। ये है कि कोई छोटे यंत्र भी हो, बैल चालित, शक्ति चालित और मानव चालित छोटे छोटे यंत्र, वो महंगे बहुत हैं। जो टूल सब बाहर के विदेशी, वो महंगे बहुत हैं। तो बस, और प्रोसेसिंग यूनिट जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रही। जैसे कोल्ड प्रेस ऑयल स्पेलर, उससे लकड़ी से तेल निकालने का हमने देखा, खाद्य भंडार वाले दे रहे हैं, वो रिश्वत मांगे और वैसे हमें मिल नहीं पा रही। धन्यवाद। जी, ब्रह्मपाल जी, आपने कम समय में बहुत सारी बातें रख दी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये जो आम किसान हैं उनके दिन प्रतिदिन जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उन्हीं का एक संक्षेप में दिया गया प्रस्तुतिकरण है। तो पहला तो ये है कि आपका नंबर नहीं है, आप नंबर बता दें तो हम लोग इस पे अलग से चर्चा करेंगे, और कुछ समाधान है कुछ साथियों ने निकाल रखे हैं, उन पे चर्चा हो जाएगी। तो नंबर बता दीजिए, सभी को बता दीजिए। 94 जी, 11 94 11 11 22 22 44 44 65। 65। अपना एपीओ है हल्दौर फैड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। अच्छा, बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार के साथ में बड़ा मुश्किल है, फंसना है। ये एक बार दोहरा दीजिए नंबर। नंबर दोहरा दीजिए। 94 11 22 चैट 44। बॉक्स में सर डालवा दीजिए सबसे बड़े। ठीक है। 94 11 22 44 65। ठीक है। जी सर, जी 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 हाँ, जी। तो देखिए, ये जो विषय है ना आपके, इसमें कुछ चीजों पे तो हम खुद ही मानते हैं कि ये है समस्या, लेकिन कुछ समाधान निकाले जा सकते हैं मिलके, अगर हम लोग काम कर लें तो। बस तो ये मिलने वाला जो काम है ये मुश्किल पड़ गया। हर तरह से सहयोग करके देख लिया, मिलके नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक बात बताइए, अब थोड़ा सा मैं एक एक कड़ुआ प्रश्न पूछता हूँ आपसे। जी 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 जब आप एफपीसी बनाने जा रहे थे, तो जी। आपने क्या चिंतन किया था कि एफपीसी सही रहेगी, मतलब कि कोऑपरेटिव, नॉर्मल कोऑपरेटिव सही रहेगी? ये दरअसल जो एक भारत भूषण त्यागी जी हैं हाँ। बुलंदशहर के, जी जी। अब उनसे पूछ लिया। हाँ। अब उन्होंने कह दिया ठीक है बना लो, हाँ। और बाद में हमें बड़ी दिक्कत हुई, और अब वो हाँ। हमें ठीक नहीं लग रहा, फट गए हम। जितने भी एफपीसी जिन्होंने बनाई हुई है, और जी पूरे उत्तर प्रदेश की मैं स्थिति देख रहा हूँ, अन्य जी राज्यों की तो मैं बात नहीं करूंगा, जी एफपीसी वालों को बहुत दिक्कत आ रही है। हमने अभी, आपने बिजनौर की बात किया, अभी जी हमारा जो है, इससे पहले मुजफ्फरनगर का भी यही समस्या है, अभी कानपुर के कुछ साथी जुड़े हुए हैं, फतेहपुर के हैं, बहुत जगह तो समस्याएं हैं एफपीसी में। अब वो पॉलिसी लेवल पे क्या चीजों को हमें प्रमोट करना है, उसके लिए एक एक मतलब सामूहिक तौर पर एक रणनीति बना के, और सारी चीजों को सरकार के समक्ष सामूहिक तौर पे अगर रखें सभी लोग मिलके, तो शायद कुछ समस्या के समाधान सरकार की तरफ से निकल आए, और कुछ हम लोग सामूहिक तौर पे काम करके निकाल लें। क्योंकि कॉपरेशन एमंग कोऑपरेटिव, जो कल बात अनुपम जी ने रखी थी, और आज मैं उसी को बढ़ा रहा हूँ, ये अति आवश्यक है कि कोऑपरेटिव अगर हमें चलाना है, सहकार को आगे बढ़ाना है, तो पहले आपसी संवाद हमारा, और आपसी सद्भाव, और आपसी मिल के काम करने का
जो वो है सिस्टम, वो हमारा भी बहुत बेहतर होना चाहिए, तभी ये चीजें जो हैं ये हम लोग व्यवस्थित कर पाएंगे। तो इसमें सुभाष जी और ब्रिगेडियर साहब और अन्य कोई साथी इस विषय पे कोई और बात बोलना चाहते हैं जो आज का हमारा विषय है? हाँ, तो बोल सकते हैं। जी आनंद जी जी। सर प्रणाम। जी सर प्रणाम, आनंद सिंह बोल रहा हूँ सर, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से। हाँ। सर एपीसी जो खिलाफ होने का सबसे मेन बिंदु है ये है कि एपीसी की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो किसानों का उपलब्ध कराने के लिए कि खाद यूरिया डाई जो है सही समय पर उपलब्ध करा दिया जाए, ये मिल नहीं पाता है। दूसरा जो है गवर्नमेंट का यह है कि प्राकृतिक खेती की तरफ लाया जाए। किसान जो है प्राकृतिक खेती की तरफ अभी वापस आ नहीं रहे हैं। तो एफपीसी का सबसे मेन महत्व, चूंकि 300 लोगों को लेके चलना होता है सर, और सब लोग एक किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। जो 2-2 हजार शेयर मनी देना होता है वो नहीं दे पाते हैं, कुछ बंदे देते हैं। इसी कारण जो है ये फ्लॉप होने का एक मेन कारणों में एक ये भी आता है एपीसी। जी। जी। और ज्यादातर ये होता है कि गवर्नमेंट जो सरकारी संस्थाओं के द्वारा बना होता है कि गवर्नमेंट जो है 3 साल तक 25,000 रुपये और 10,000 अकाउंटेंट का वेतन दे रही है, बस उसके लिए लगे हुए हैं। वास्तव में जो समाज को, किसान को जो जरूरतें देना होता है वो देते नहीं है। ठीक सर। हाँ, मेन बिंदु यही है मेरे हिसाब से, चूंकि मैं जी। भी इस एफपीओ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जो है इसमें एक चीज और जोड़ूंगा जी कि सर। जो एफपीसी को फेल होने का जो एक प्रमुख कारण रहा वो सीबीबीओ का फेल होना रहा। जो हमें लगता है कि जो बात सही है सर। एनजीओ वाले थे, मैं जी जी उसका जो मैं समझ पाया, जो एनजीओ वाले थे जब उनको लगा सरकार की कोई योजना है, इसको उठाना है, किसी तरह से पैसा डकारना है, तो वो सीबीओ बन गए, जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं था, जिनका कोई उसमें आस्था ही नहीं है, वो सीबीओ जी। बन गए और उन्होंने गड़बड़ झाले करके सारा बट्टा एफपी से, मतलब ये नहीं जो सर, प्रोड्यूसर कंपनी इसमें पे जो है लगा। सर प्रारंभिक दौर में नाबार्ड संस्थाओं ने एफपीओ बनाना शुरू किया, जी। और शुरू में जो है एनजीओ नहीं लगे हुए थे। जब सरकारी संस्थाओं के द्वारा बनाई हुई संस्थाएं जब फ्लॉप होने लगी, तब इसको एनजीओ को, सीबीबीओ को दिया गया। इस सरकारियों को तो खैर। फ्लॉप होना ही था। जी वहां से आप बात शुरू कर रहे हैं, जी। सरकारियों को तो फ्लॉप होना ही होता है, वो तो और मतलब। जैसे होता है ना सर कि आकाश से गिरा और खजूर पर लटका, वही आप स्थिति यहाँ पे आ गई आप कि ये संस्थाओं। समझिए पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार इन सरकारी स्कूलों ने कर डाला। काम नहीं किया तो प्राइवेट आ गए, और प्राइवेट में तो पता ही है क्या हुआ। ऐसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था का बंटाधार इन सरकारी अस्पतालों ने कर डाला। फिर क्या हुआ, जी प्राइवेट आ गए और प्राइवेट ने क्या किया वो छुपा नहीं है। वो पहले जी। सरकारी फ्लॉप हुए, इसके बाद प्राइवेट आए और प्राइवेट ने और भी उसका कचड़ा किया है। और जी, उसमें और जो है जो तो बढ़ाना अब चाहिए वो और। समस्या ये आती है कि हमारे ही परिवार से कुछ लोग टीचर भी थे और हमारे ही परिवार से कुछ लोग डॉक्टर भी थे। जी सही है, ये सही है। ये है मामला। तो कहीं ना जी कहीं जो व्यक्ति का स्वार्थ है और जो समाज जी। का बिखराव है, ये दो बहुत मुख्य कारण रहे, और सहकारिता का फेल होने का भी यही तो कारण है। उत्तर प्रदेश में और उत्तर के राज्यों में जो सहकारिता फेल हो रही है, वो कहीं ना कहीं समाज फेल हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इसकी वजह से ये हुआ है। एकदम नहीं तो श्योर। सही है जी, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और जोड़ दूं मैं एपीओ के मामले में, मेरी अनुमति जी हो जी। तो। जी, पहली बात तो चूंकि गन्ना की बेल्ट है हमारी पश्चिमी यूपी से बिजनौर, हम्म। तो वो एफपीओ में जुड़ना ही नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे हम्म। थे ये तो सरकार का मामला है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। और हम्म। फिर उसके बाद जिसने दिए भी पैसे, वो तत्काल लाभ चाहते हैं, तत्काल लाभ। आज पेड़ लगाया और कल ही हमारा वो बिक जाए। हम्म। मतलब जिसने शेयर दिया पहले तो दिए नहीं, और जिसने दिया वो तत्काल लाभ चाहते हैं। और बाकी तो पैसे देने को तैयार ही नहीं। अपने पास से लगाओ, जो डायरेक्टर लगा था उसकी मानसिकता में फिर वो लाभ दृष्टि हो जा, लाभोन्माद। हम्म। और वैचारिक समानता नहीं है, सबका भला कैसे हो, धरती कैसे बचे,
जल जंगल जमीन कैसे बचे, परस्पर पूरकता से कैसे बढ़े, उस मानसिकता के चूंकि एनजीओ को तो 25 लाख रुपए लेने हैं, उन्होंने इससे कोई मतलब नहीं था, उन्होंने तो बना दिए अपना डायरेक्टर, फांस दिए, और वो वैचारिक रूप से समान नहीं थे, चयन नहीं हुआ, वो तो एनजीओ ने बना दिए ऐसे ही अपना, उन्होंने तो वो टारगेट पूरा करना था, ये दिक्कतें आई। जी जी, सच बात, ये मैं सहमत हूँ इससे। और ये कहीं ना कहीं फिर वही बात वही आ रही कि एनजीओ वालों को तो काम क्या था कि किसी तरह से बस ये भानुमति का कुनबा हमको जोड़ देना है, उन्होंने जोड़ दिया। अब ढोना किसको है, जो जिन्होंने बनवाया है उन्हीं को ढोना है। ट्रेनिंग नहीं है, आपसी सामंजस्य नहीं है, गांव में जातिवाद है, गांव में पुरानी रंजिशें हैं, गांव में आपसी वैमनस्य है। तो इनका क्या उपाय है? तो इनका उपाय यही है कि जब हमारा सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो पहले जब हम इतना बड़ा काम करना जा रहे हैं जहाँ पे संगठन और व्यापार दोनों की हमें समझ होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग अगर सही नहीं है और आपसी हमने मेल जोल नहीं बना रखा है, तो ये काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा और संभालना आ, बड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए जो है ट्रेनिंग और आपसी सामंजस्य बनाने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। इसमें हमारे ब्रिगेडियर साहब और हमारे सुभाष नालंगे जी भी अपने अनुभव बता सकते हैं। सुभाष जी, ब्रिगेडियर साहब, कुछ इनको दोनों साथियों को कुछ कहना चाहेंगे आप? ने सही बोला है, और एफपीओ फेल होने का कारण ये कि यही है कि जो सब्सिडी मिली, पहले जो एफपीओ महाराष्ट्र में भी 15 लाख रुपए सब्सिडी मिली है एफपीओ को, और उसके कारण क्या हो गया, कुछ एफपीओ को सब्सिडी मिली और कुछ एफपीओ अच्छी चल रही है आज महाराष्ट्र में, लेकिन बाद में सब्सिडी मिलती और रजिस्ट्रेशन करो, सब्सिडी मिलती रजिस्ट्रेशन करो, और उसमें कैसे भी लोग आ गए और फिर उन्होंने एफपीओ को भी बदनाम किया। एफपीओ भी एक संगठन है, आज बहुत सारी एफपीओ अच्छी जगह चल रही है और काम भी अच्छा कर रही है, बाकी भी स्टेट में चल रही है, उड़ीसा में चल रही है, कर्नाटका में चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, तमिलनाडु कुछ जैसे 1-2%, पर जो बाकी कचरा आया था और उन्होंने एफपीओ निकाली पैसे के लिए, सब्सिडी के लिए, जहां सब्सिडी होती ना उसका बोरे ही बचता है हर क्षेत्र में, और जिसको सब्सिडी नहीं रहती वो क्षेत्र अच्छा चलता है। ये मेरा 30 साल का अनुभव है। सब्सिडी लेने वाले उसका ध्यान सब्सिडी के ऊपर रहता है, बाकी प्रोजेक्ट फेल गया तो भी चलता है। तो ये मेरा कहना है। और कोऑपरेटिव में अभी सब्सिडी नहीं है, कोऑपरेटिव में 10% लगाओ और बाकी 25% लगाओ, लोन ले लो, प्रोजेक्ट खड़े करो, और खड़े करने के बाद आज आप सच्चा काम करेंगे तो फिर इसको सब्सिडी मिल जाएगी। अभी जो सरकार के भी ध्यान में आया है, आप पहले प्रोजेक्ट खड़े करो, अच्छा चला तो सब्सिडी दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पॉली हाउस में वही हुआ, शेडनेट में वही हुआ, एफपीओ में वही हुआ, और वही किसान की वहां बर्बादी हो गई। अच्छे किसान दूर रहे और जो सभी गैर फायदा लेने वाले सामने आ गए जल्दी, और उन्होंने सब सत्यानाश कर दिया हर क्षेत्र में। महाराष्ट्र में कर दिया, बाकी कर्नाटक में भी कर दिया, हर जहां मैं जिस स्टेट में जाता हूँ अच्छे किसान फिर बोलते छोड़ दो वो सब्सिडी विब्सिडी, हम ऐसा ही करेंगे। ड्रिप में भी ऐसा हुआ, ड्रिप इरिगेशन में भी सब्सिडी से भी सस्ता ड्रिप कंपनी दे रही लोगों को। ऐसी चीज है, जहां सब्सिडी है वहां किसान का खेल खत्म हो गया है, और सब्सिडी किसान को बर्बाद करने के लिए है, किसान को बढ़ावा देने के लिए नहीं। ये मेरा 101% मत हो गया है। जी। सभी साथी जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने ग्रामों में, अपने अपने ब्लॉक में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये आपसी आ, सहयोग और आपसी समझ बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और आपसी सहयोग देने के लिए एक हम लोगों ने ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया हुआ है।
और इसका एक फॉर्म है, वो आप लोग भर सकते हैं। बहुत सारे साथियों के नंबर नहीं है अपने हमारे पास, तो वो चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें। और चैट बॉक्स में हम फॉर्म भी प्रतिदिन डालते हैं, तो वो अभी डाल दिया जाएगा और आप उसको भर सकते हैं। और अगर नहीं भर पा रहे हैं तो अपना नंबर डाल दीजिए, नाम, नंबर और जिला और गांव। तो हम लोग आपसे संपर्क करके आपसे वो फॉर्म भरवाएंगे, और वो सारी विषय जो हैं, जो आपके आपके सामने चुनौतियां हैं, उन पे बात करके उनके आधार पर आपके क्षेत्र का प्रोजेक्ट और आपके क्षेत्र का जो है रोड मैप बना के हम लोग काम करेंगे। तो अब चैट बॉक्स है, उसमें आप लोग अपना नाम, नंबर, जिला और गांव और ब्लॉक ये डाल सकते हैं। और फॉर्म अभी मैं डाल रहा हूँ। अभी सिंगोनिया, भगवान सिंह सिंगोनिया जो हैं। अभिषेक जी, आपने जो पूछा ट्रेनिंग के बारे में 2 लाइन कह दूं। जी जी। किसी भी, इवन ये हमारी जितने भी सहकारिता बना रही है, कोई गाय पे बना रहे हैं, कोई खेती पे बना रहे हैं, कोई किसी चीज पे, उसमें ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। 2 कारण से। एक तो उस विषय को समझे जिस विषय में वो जुड़ना चाहते हैं। जैसे हमने सदस्य के लिए सदस्य का चुनाव करते हैं, उस फील्ड का उसको क्या एक्सपीरियंस है, उसके आगे हम जाना चाहते हैं, तो वो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण। ये आपने इक्विपमेंट की बात की, इसमें ट्रेनिंग बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। एक ठीक से सदस्यता का ग्रुप बने, फिर उसमें उस विषय की जिसमें उन्होंने काम करना है, जो भी आपने सोच लिया है, उस विषय की जानकारी, उस विषय की डिटेल, और फिर उसमें क्या काम करना है उसकी ट्रेनिंग। ये तो इसका इंटीग्रल पार्ट है। इसके बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, फेल होंगे। तो ट्रेनिंग तो, और ठीक से सदस्यता। इन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी एफपीओ बन गए, तो जैसे हमारे अभी नालंगी जी साहब कर रहे हैं कि हमने सदस्यता को ही पहले परखना है। वो केवल सब्सिडी लेने या वो केवल फायदा लेने के लिए आ रहा है तो मुश्किल है, लेकिन वो सामाजिक काम में भी जुड़ा है तो थोड़ा सा अच्छा है। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी फील्ड हो। और ये फील्ड सब कंबाइन भी किए जा सकते हैं। आपने इक्विपमेंट का जितना जिक्र किया, जो भी चीज एक किसान को सर्विस चाहिए, गांव में सर्विस चाहिए, वो एक ट्रेनिंग ये जो हमारी सहकारिता प्रोवाइड कर सकती है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी। भगवान सिंह सिंगोनिया जी, आप अपना विषय रखें। जी, सदन को सादर नमन। अभी पूर्व वक्ता थे, उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में अपने विचार रखे। तो मेरा ये कहना है कि एक डॉक्टर संतोष चावल जी पुणे से, उनका होम डिस्ट्रिक्ट बासिम है, और उनके एक गांव एरंडा है, वहाँ के वो मूल निवासी हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक किसान प्रयोगशाला का जो कुछ कॉन्सेप्ट है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर भी बना रखा है अपना। लगभग वो बासिम से 20 किलोमीटर है गांव एरंडा। और उनका एफपीओ भी है वहाँ पे। वो ट्रेनिंग भी देती हैं, 2 दिन का ट्रेनिंग रहता है उनका। विशेष से ट्राइकोडर्मा पे उनका चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो। और वो अन्य जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह ये चीज़ें कुछ है वो बनाना भी सिखाते हैं वहाँ पे, जो प्रशिक्षण के लिए किसान जाते हैं 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए। और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो और उनका एनसीएल के साथ एमओयू भी हुआ है। और वो काफ़ी प्राकृतिक खेती के बारे में काफ़ी अपना एफर्ट लगा रहे हैं। और वहाँ पे जो लोग कर्मचारी हैं, उनको करीब 30 से 50 हजार रुपये प्रति माह उनको बेनिफिट भी हो रहा है, पूरी फैमिली को। वो वहाँ के लोगों को उन्हें रोजगार भी दे रखा है। और वहाँ पे उनका एक मतलब काउंटर भी है, वहाँ से किसान लोग अपना जो इनपुट लगता है एग्रीकल्चर का, वो भी लेके जाते हैं। और मैं 2 बार वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी गया हूँ, एक ग्रुप के साथ भी गया हूँ। तो हमने उनसे चर्चा भी, किसानों से जो लेके आते हैं उनको, बोले काफ़ी बेनिफिटेड रहा है उनका यहाँ ट्रेनिंग सेंटर का होना। तो मैं उनका डॉक्टर संतोष जी का वो नंबर ही मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो वो काफ़ी बेनिफिटेड रहेगा, उनसे संपर्क कर सकते हैं आप लोग। जी, हम उनसे धन्यवाद। संपर्क करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि अगले जी जी सोमवार, मंगलवार को जी जी। और समय निकाल। सर मैं आपको एक हमारा पर डे कार्यक्रम चलता है योगाहार करके,
जी गूगल मीट पे चलता है पर डे 5:30 से 8 तक। तो उसमें 2 सेशन रहते हैं। पहला सेशन 5:30 से 7 तक योगा पे रहता है, और सेकंड सेशन उनका शनिवार को रहेगा 7 से 8, डॉक्टर संतोष जी का। तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सर। जी जी जी। हाँ, जी जी तो करेंगे और हम उनको आमंत्रित भी करेंगे ताकि जी 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 वो अपने अनुभव और अपने उसको वो करें और हम जी लोग के मार्गदर्शन में चीजों को और अच्छा करें। जी जी। जी, तो थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भगवान सिंह जी। जी आ, जी। समय 9:26 हो गया है। अन्य साथी कोई और आ, इस विषय पे, जो आज का विषय है, इस पे कोई बात रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। ये फॉर्म जो ब्लॉक अडॉप्शन का है वो मैं डाल रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। जी जी। और साथ ही साथ जो कोई अन्य साथी किसी अन्य तरह की समस्या है या वो है, तो वो हमसे अपना नंबर देकर या फिर आ, हमारे उस पे ग्रुप पे वो डाल के पूछ सकते हैं। ग्रुप पे वैसे नहीं, फोन करके आपको व्यक्तिगत तौर पे पूछना उचित रहेगा। मैं आग्रह करूंगा सुभाष जी और ब्रिगेडियर साहब, आप लोग अपना नंबर डाल दें ताकि साथी आपसे संपर्क में रह सकें। और साथ ही साथ जो क्योंकि ये लंबा विषय है, इसमें काफी समय और काफी समर्पण की आवश्यकता होती है, तो लगातार चर्चा में रह के और एक साथ संवाद की स्थिति बना के हम लोग मिल के काम करके चीजों को बेहतर कर सकते हैं। इसकी हम लोग गारंटी देते हैं कि चीजें बेहतर होंगी और अच्छी होंगी, जो समस्याएं हैं वो कम होंगी, और एक दूसरे से सीखते हुए हम लोग कुछ बेहतर अपने अपने क्षेत्रों में कर सकते हैं और हर क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। अ, यही सच्चा सहकार और यही सच्ची सहकारिता है। तो समय क्योंकि हो चुका है, कोई अन्य साथी जो अंत में अपनी बात रखना चाहे, एक साथी और प्रश्न कर सकता है या विचार रख सकता है, उसके बाद सर समय हो चुका। वो लिंक सर मैं हेलो। कहाँ भेज सकता हूँ सर? वो कौन सा लिंक? जो वो जो गूगल मीट का परसों का जो डॉक्टर संतोष चौहान जी का सेशन रहेगा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, जी वो मुझे तो भेज दीजिए। सर, या जो ग्रुप है सर उसमें डाल दूंगा सर, जो आप हाँ हाँ, उसमें जहाँ पे डाल ये दीजिए। लिंक। जी हाँ जी, थैंक यू सर, जी, थैंक उसमें डाल दीजिए। उसमें यू। जी सर जी, जो थैंक जो भी सर सदस्य बढ़ रहे हैं उसको ग्रुप में सर ऐड करते जाइए और अपना जो हाँ, है जिनका उसी में नंबर सब लोग आता डाल। जा रहा है, जिनका नंबर जी आता जा रहा है मेरे पास, हम सबको ग्रुप में ऐड करते जा रहे हैं। सप्ताह में एक बार ग्रुप में ऐड किया जाता है। तो जी हेलो जी इसी ठीक है। सर, बस अनुरोध एक किया बात जाता थी। है कि सभी लोग हेलो। अपना नंबर। जी जी हाँ, जी। अभिषेक जी। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए गोपाल जी, आवाज आ रही है। जी। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है। हेलो। उन्हें आवाज नहीं आ रही। हाँ, उनको कुछ नेटवर्क की उनकी दिक्कत है। तो सर, समय ये पूरा कहना हो चाहता हूँ। सभी साथियों से अनुरोध है पुनः कि अपना नंबर डाल दें ताकि हम लोग आपसे संपर्क साध सकें और आपको हम लोग सारी सूचनाएं उपलब्ध करा सकें। हमारे बीच में जो अन्य साथी जुड़े हैं उनका नाम मैं लेता जाता हूँ। धनंजय सिंह जी उन्नाव से जुड़े हुए हैं, अरुण तिवारी जी हैं, अनिल राठी जी हैं, अलका दीदी हैं पुणे से, बलदेव राज सूद जी हिमाचल से हैं, CMM SS हैं, फिर इसके बाद ब्रह्मदेव जी हैं, अ, और हमारे राहुल अग्नोत्री जी कानपुर देहात से जुड़े हुए हैं, अ, देवदत्त गंगवार जी बरेली से हैं, ब्रिगेडियर राजा राम जी गुड़गांव से हैं, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी नागपुर से हैं, दुष्यंत कुमार सिंह जी हैं, गौरव ठाकुर जी हैं, गोपाल प्रसाद जी हैं दिल्ली से, मदन लाल जी हैं शिमला से, जीवेश पांडे जी हैं रांची से, मदन मोहन जी दिल्ली से हैं, शशांक जी पुणे से हैं, सिंगोनिया सिंह भगवान जी राजस्थान से हैं, सोनू पटेल जी हैं, सुमेर सिंह राजावत जी करौली राजस्थान से हैं, विवेक जी हैं, और कुछ साथी जुड़े हुए हैं हमारे। सचिन अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं जबलपुर से। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आखिरी में मैं आग्रह करूंगा कार्यक्रम के समापन के लिए बलदेव जी आए और बलदेव जी सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को सादर नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा। अब सब लोगों ने अपना अपना विषय रखा है। और अभी इस बात को जैसे तो नालंगी जी ने कहा कि वर्तमान में यंत्रीकरण जो उसको रोका नहीं जा सकता, तो मेरा ये सुझाव यह है और मेरा निवेदन भी है कि दोनों बातों को ध्यानपूर्वक चलाते हुए यंत्रीकरण भी चलाएं और सहकारिता के माध्यम से लोगों को उसको इस कार्य करने की प्रवृत्ति जो है वो उसको बढ़ावा दी जाए, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं और समाज का भला करने के लिए हम इस काम में लगे हुए हैं। तो समाज का भला किस में है, इस बात को ध्यान में रखते हुए समाज का उत्थान करना, समाज को सक्रिय करना, समाज में संस्कारों का सृजन करना, ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। तो सब लोग बड़ी गंभीरता से इस काम में लगे हुए हैं। सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस स्थिति को लगातार बढ़ाते रहिए, अच्छी चीज़ों को जोड़ते जाइए ताकि देश और समाज का भला हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद बलदेव जी, धन्यवाद डॉक्टर सुभाष नालंगी जी, धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, धन्यवाद अन्य सभी साथियों का। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। अन्य किसी को कोई व्यक्तिगत बात करनी है तो वो